वन लाइनर फॉर्मेट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मतलब जो एग्जाम में आ चुके हैं उनको देखेंगे, पर हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया 1976 में, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया, ठीक है। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया? ये किया गया पारित 1976 में। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवस्था की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? ये है J.L. मेसी का, ठीक है। ये वित्तीय प्रबंधन एक क्या है? वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसके प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन है आपके J.L. मेसी का। J.L. मेसी ने जो है आपके वित्तीय प्रबंध की ये परिभाषा दी है कि वो एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन है आपका, ठीक है। किसका? J.L. मेसी। J.L. मेसी ने कहा है। एक बार फिर से आंख बंद करके इसको आप अपने दिमाग में रिकॉल करो कि J.L. मेसी ने वित्तीय प्रबंध के बारे में क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों, जो आपके कुशल प्रचालक हैं, उनको वित्त की ज़रूरत है काम करने के लिए, और उस वित्त को उपलब्ध कराना और उसको अच्छे से यूज़ करना, ये सभी कुछ आपका किसमें करता है? वित्तीय प्रबंध करता है, आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। ये कौन बोल रहा है आपके? ये आपके J.L. मेसी का कथन है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? ये है आपका प्रेरित करना, ठीक है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो ये आपका मोटिवेट करना कहलाएगा। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो ये आपकी वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। लेखांकन की जो लेखा प्रणाली है वो किस प्रकार की पद्धति है? तो ये है आपकी वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति है दोहरी लेखा प्रणाली। अकाउंटिंग में जो ड्वेल एंट्री सिस्टम होता है वो आपकी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो ये उत्पाद मत कहलाता है। जो विक्रेता की या सेलर की सूची होती है उसमें जो विशिष्ट विवरण होता है किसी भी वस्तु का, वो आपका उत्पाद मत कहलाता है। जो विक्रेता की सूची है, सेलर की जो लिस्ट है, उसमें जो वस्तु का जो भी इस डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद मत कहते हैं। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? संगठन का, ठीक है। जो नियोजन है उसके द्वारा जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या बनाने की आवश्यकता है? तो एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। संगठन के माध्यम से सब मिलजुल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। वित्तीय विवरण का वही खाता मुख्य रूप से किस से संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से, ठीक है। जो वित्तीय विवरण और जो वही खाते होते हैं ये मेनली क्या किससे रिलेटेड होते हैं? क्या क्या? फिनेंशियल स्टेटमेंट और आपकी बुक कीपिंग, ठीक है। वही खाते और आपके वित्तीय विवरण, तो ये आपके होते हैं वित्तीय लेखांकन से। फिर आता है किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? तो ये कमीशन कहलाता है। किसी व्यक्ति को जो उत्पाद है उसको सेल करवाने के लिए जो धन दिया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कमीशन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है कि कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? ये है मानव संसाधन प्रबंधन का। कार्मिक प्रबंधन, पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये किसका नया रूप है? तो ये है आपके मानव संसाधन प्रबंध का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्मिक प्रबंधन नया रूप है। कार्मिक प्रबंधन नया रूप किसका है? मानव संसाधन प्रबंध का, HRM का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को
कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ी वही में, ठीक है। अगर राम ने जो है कैश में माल बेचा है तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी? तो इसकी एंट्री होगी कैश बुक में, ठीक है। अगर राम ने कैश में माल बेचा है, नगद में माल बेचा है, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री होगी कैश बुक में। ध्यानपूर्वक व लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। मतलब आपने किसी को मोटिवेट कर दिया है, किस चीज़ से मोटिवेट हो गया है वो? उसकी इंस्पायर है वो किसी काम को करने के लिए, या जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है उसके अंदर, तो उससे, ठीक है। ध्यानपूर्वक या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? वो अभिप्रेरणा कहलाती है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंध से है? इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? मानव संसाधन प्रबंधन से। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर, ठीक है। फिर आता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1948 में पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1948 में पारित हुआ था मिनिमम वेजेस एक्ट। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन होगा, ठीक है। यदि किसी देय तिथि है उस पर अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? वो अगला दिन होगा। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा हो? तो वह है सकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा में व्यक्ति क्या है? वो अपनी इच्छा से कार्य करता है। आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसकी पूर्ति करेगा मानव संसाधन प्रबंध, ठीक है। आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े के कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति करेगा मानव संसाधन प्रबंध। मतलब आपको जितने भी लोगों की आवश्यकता है अपने काम को पूरे करने के लिए, वो चाहे ठेकेदार के हों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेना हो, तो ये सारा काम किसके अंडर आता है? तो ये सारे काम के लिए ही होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंध की किस प्रकार की चुनौती है? बाहरी चुनौती है, ठीक है। राजनीतिक चुनौती जो है ये ह्यूमन रिसोर्स की किस प्रकार की चुनौती है? तो ये आपकी बाहरी चुनौती है। क्या? राजनीतिक चुनौती। राजनीतिक चुनौती जो है ये आपके मानव प्रबंध की किस प्रकार की चुनौती है? बाहरी चुनौती है। फिर आता है पॉलिटिकल से ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना? वो तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तौर पर आपके मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को वो कर सकता है पॉलिटिकल इश्यूज के तौर पर, लेकिन उसका इंटरनल, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना है, किस प्रकार का भाग है? विपणन प्रक्रिया का है, मैनेजमेंट का है, ठीक, सॉरी मार्केटिंग का है। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो मार्केटिंग में ही तो जाएगा। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? ये आपका पूंजी व्यय है या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत है आपके नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। लीडरशिप का जो आपका विशेषक सिद्धांत है ये क्या है? तो ये आपके लीडर्स के जन्मजात लक्षण से, मतलब एक रहता है आपने थ्रू लर्निंग लीडरशिप आपके अंदर है और एक है आप में बाय बर्थ, ठीक है। तो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो विशेषक सिद्धांत है वो आपके बाय बर्थ कॉन्सेप्ट को शो करता है, ठीक है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? ये संयुक्त बैंक खाता कहलाता है।
जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये आपका संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे, समान अनुपात में। तो किसी ठहराव के अभाव में जो साझेदार हैं वो लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अगर कोई ठहराव है तो जो पार्टनर्स हैं और उस टाइम पे उन्हें जो प्रॉफिट लॉस होता है तो वो सेम रेशियो में ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो ये संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं ये कौन बनाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण जो है आपके संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण आपके संगठन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है, ये विपणन का कार्य है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है, विपणन का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है बाजार अवलोकन करना। फिर आता है कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, नगद चक्रण। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कच्चा माल है उसकी जो खरीद की जाती है और भुगतान किया जाता है, तो कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली जो की जाती है, कैश जो आपका लिया जाता है, उसके बीच में जो भी टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे नगद चक्रण या कैश साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आपने कच्चा माल खरीदा और उसका पेमेंट किया और फिर बिक्री की, जो भी आपने गुड्स बनाया उसका, और उसका पेमेंट जो है आपको मिला। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको बोलते हैं कैश साइकिल, नगद चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है, ये है दूरदर्शिता। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है, तो ये दूरदर्शिता का गुण दर्शाती है। एक जो नेता है वो हर परिस्थिति से आगे बढ़ कर के एक अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाता है। ठीक है, वो फ्यूचर प्लानिंग किस बेसिस पे कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्षमता है जिसे बोलते हैं दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस, फोरकास्टिंग, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं एक लीडर के अंदर, इसीलिए वो फ्यूचर की प्लानिंग कर पाता है। ठीक है, द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है, तो ये दूरदर्शिता का गुण दर्शाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1932 में पारित हुआ था भारतीय साझेदारी अधिनियम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पारित हुआ था। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है, ये दीर्घकालिक देनदारी है। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है, तो आवधिक कर्ज जो है ये दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, जो आपका आवधिक कर्ज है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है आवधिक कर्ज। फिर आता है कि सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है, संगठन की है। सामूहिक प्रयास कौन करेगा, संगठन होगा। संगठन में जो बहुत सारे लोग रहेंगे वही सब मिलकर तो एक समूह में प्रयास कर पाएंगे। भविष्य में क्या करना है, किसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, ये नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, प्लानिंग या नियोजन कहलाता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित है, तो नियोजन का उद्देश्य जो है वो निश्चित होता है। फिर आता है ESOP का संबंध किससे है, मानव संसाधन प्रबंध से है। ESOP का संबंध मानव संसाधन प्रबंध से। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ESOP का संबंध किससे है, मानव संसाधन प्रबंध से है। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ESOP का संबंध किससे है, मानव संसाधन प्रबंध से है। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान से है।
ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक। ESOP का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंध से है। ESOP मानव संसाधन प्रबंध, ESOP का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंध से है। फिर आता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान हो गया ESOP। फिर आता है शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। फिर आता है संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? लूथर गुलिक ने कहा है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा लूथर गुलिक ने कहा है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? लूथर गुलिक ने। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा लूथर गुलिक ने कहा है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? लूथर गुलिक ने कहा है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? इसे वस्तु या सेवा का की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? जो वस्तु है या सेवा है, ठीक है, उसके उपभोग में जो इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? तो इसे वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। एक यूनिट का जो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि, यूनिट इंक्रीज होती है, जब एक यूनिट का इंक्रीज होता है उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि आपने मान लो 1000 यूनिट गुड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और अगर आपने 1001 को जो यूनिट प्रोड्यूस की, एक यूनिट का डिफरेंस आया प्रोडक्शन में, ठीक है, और उससे जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ना, उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो लागत आपको 1000 यूनिट बनाने में आती, उसी लागत से आपने 1001 यूनिट बना दी, तो आपकी लागत तो कम लगी और आपकी यूनिट ज़्यादा बन गई। अब यूनिट ज़्यादा बन गई है तो सेल भी आपको उसकी होगी, और सेल होगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो उस प्रॉफिट को कहा जाता है मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन प्रॉफिट, या फिर वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? यह आपका निर्णयन कहलाता है। प्रबंधकों द्वारा जो सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो आपका निर्णयन कहलाता है। प्रबंधकों द्वारा जो सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निर्णयन कहा जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजन व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये औपचारिक संगठन कहलाता है। जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो नियोजन व्यवहार किया जाता है ये क्या कहलाता है? ये औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी प्लानिंग की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या औपचारिक संगठन कहलाती है। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? जो स्टॉक किए गए माल व आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इसे इन्वेंट्री दर्शाता है। जो भी आपका स्टॉक है उसको। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेतृत्व की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पुरानी विचारधारा है, ये क्या कहती है कि नेता जो है जन्म लेता है, तैयार नहीं किया जाता है। इनके हिसाब से ये है कि जो लीडरशिप है ये आपकी बाय बर्थ क्वालिटी होती है, लर्निंग से आप लीडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, एक्वायर्ड नहीं हो सकते हो, आपको जन्मजात होना चाहिए। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की। ठीक है, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ग्राहक की। जो मार्केटिंग है उसमें किसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ग्राहक का है, क्योंकि ग्राहक को आपका अगर गुड्स समझ में आया, पसंद आया तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। संपत्ति को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो ये आगम उपार्जन के हेतु। संपत्ति को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। जो भी आपका गुड्स है उसमें उसके व्यवसाय हेतु
संपत्ति को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। एक बार फिर से आंख बंद करके रिकॉल करो कि जो संपत्ति है उसे व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाएगा, तो वो आगम उपार्जन हेतु रखा जाएगा। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। यह क्या कहलाता है? ये आर्थिक नियोजन कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। एक निश्चित समय अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में जो आपका है सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को, सोशल इकोनॉमिक्स जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको फाइंड करने को, उनको अचीव करने के लिए जो भी आपका फिक्स्ड है, प्री डिफाइंड आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है सोशल इकोनॉमिक, उसको अचीव करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, उसमें जो भी हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमारे देश में उपलब्ध हैं, उनका जो भी विवरण हम तैयार करेंगे अच्छे से, हम अपने लॉजिक से, विवेकपूर्ण तरीके से, यानी कि लॉजिकल तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन करके, उनका कंट्रोल करके हम जो भी कुछ करते हैं उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंध का रूप माना जा सकता है? लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रबंध का रूप माना जा सकता है? ये आपके मानव संसाधन प्रबंध का रूप माना जा सकता है, लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रबंध का रूप माना जा सकता है? आपके मानव संसाधन प्रबंध का। फिर आता है वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो अकाउंटिंग का, यानी कि लेखांकन का। वित्तीय विवरण जो है ये अकाउंटिंग का या लेखांकन का भाग है। और लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंध का रूप माना जा सकता है? मानव संसाधन प्रबंध का, क्योंकि लोगों की का हम वो कर रहे हैं ना, लोक सेवा आयोग लोगों की ही भर्ती कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, ये सारा तो वो मानव संसाधन के अंदर ही आएगा। और वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो अकाउंटिंग का भाग होता है वित्तीय विवरण। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को। जो मार्केटिंग है उसका मेन पॉइंट कौन है? ग्राहक है। ग्राहक का रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विपणन में, मार्केटिंग में। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियों और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? ये है आपका सत्ता प्रत्यायोजन, ठीक है। जो प्रत्येक उच्च अधिकारी है वो अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि जो है आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हैं, वो सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? ये है आपका सत्ता प्रत्यायोजन या फिर आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या पावर, ठीक है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियों एवं और कार्य सौंपता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है, मतलब एक हायर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ पावर्स भी देती है और कुछ वर्क भी देती है, कुछ फंक्शंस भी देती है करने के लिए, ताकि जो है उसका सबऑर्डिनेट है वो कर्मचारी जो है वो ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, ठीक है। मतलब इसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सत्ता का प्रत्यायोजन। इसमें ये रहता है कि एक जो हायर अथॉरिटी है वो अपने से सबऑर्डिनेट लोगों को थोड़ी थोड़ी पावर्स ट्रांसफ़र कर देती है ताकि जो है जो उसके सबऑर्डिनेट है वो अच्छे से काम कर सके, उन्हें हर टाइम पे जो है बार बार अपने सीनियर से पूछना ना पड़े छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और साथ ही काम में देरी ना हो, ठीक है। फिर आता है मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो ये रोकड़ खाते में किया जाता है। संपत्तियों को व्यवसाय में
किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? आपका ये 6% दिया जाता है। अगर वहाँ पर ऋण को डिफाइन नहीं किया गया है पहले से कि कितना ऋण देना है, और वहाँ पर जो है आपकी पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर जो ऋण होता है वो 6% होता है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का कथन। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये आपके वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्तियों की दशा का एक ऐसा समूह है जो क्या करती है कि आपका जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको क्या बिहेवियर करना पड़ेगा, क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये सब कुछ बताती है। तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा था। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये उन्होंने किया है प्रत्याशता सिद्धांत। ब्रूम ने जो मोटिवेशन के लिए प्रिंसिपल दिया है, जो सिद्धांत दिया है, वो है आपका प्रत्याशता सिद्धांत। ठीक है, जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? तो वो है सतत विकास की संभावना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जहाँ पर जो है प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है, जहाँ मैनेजमेंट जो है वो हायर लेवल का होता है, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो वहाँ पर जो है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता को माना जाता है। ठीक है, उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सबसे ज़्यादा सुपीरियर किसे माना जाता है? तो वो आपके उपभोक्ता को माना जाता है। फिर आता है नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वेबर ने किया। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये आपके मैक्स वेबर ने ये सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। स्टॉक क्या है? स्टॉक जो है चालू संपत्तियों का एक भाग जो होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक क्या होता है? तो आपकी चालू संपत्तियों का एक भाग स्टॉक कहलाता है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, जो आपका उत्तरदायित्व होता है और जो प्राधिकार होता है उनमें संतुलन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस क्यों जरूरी है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है उसमें बैलेंस होना चाहिए। प्रबंध का संबंध किससे है? प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ में जो आपका मानवीय व्यवहार है उससे प्रबंध का संबंध होता है। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ में मानवीय व्यवहार से। ख्याति क्या है? ख्याति एक स्थायी एवं अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या है? ख्याति एक आपकी एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या होती है? ख्याति होती है आपकी एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति। खातों की प्रबंध को क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। खातों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? इसे प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग कहा जाता है। फिर आता है किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा में। जो कर्मचारी है उसका आपने वेतन रोक दिया क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था या छुट्टी वुट्टी ले रहा था, तो ये आपकी कैसी अभिप्रेरणा है? ये आपकी ऋणात्मक अभिप्रेरणा है लेखांकन की। अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश या शेयर जो है ये 2 प्रकार के, अंश व अधिमान पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अंश या शेयर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश या शेयर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें अंश यानी कि शेयर व अधिमान पूर्वाधिकार अंश ये सब आते हैं। ठीक है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना
प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान प्रणाली द्वारा प्रशासन के ढांचे का निर्माण जो है किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान प्रणाली द्वारा प्रशासन के ढांचे का निर्माण जो है किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपकी पद सोपान प्रणाली द्वारा प्रशासन के ढांचे का निर्माण होता है। किससे होता है प्रशासन के ढांचे का निर्माण? पद सोपान प्रणाली द्वारा। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत हैं। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? उर्विक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। उर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत दिए हैं? 8। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो 10 सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत हैं और उर्विक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत हैं। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो वो नियंत्रण कहलाता है। कोई एक ऑब्जेक्टिव है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूहों की ओर किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रिया में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। कोई एक ऑब्जेक्टिव या फिर आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके लिए दिया गया डायरेक्शन, बैलेंस और ये सब कुछ क्या किस में होता है? ये आपके कंट्रोल में होता है। मैंने कल जब पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि ये जो स्ट्रिक्ट वर्ड्स रहते हैं, संतुलन बनाना, कंपेयर करना, नियंत्रण करना, वो निर्देशित करना, तो ये सब कंट्रोल के अंदर आते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? अनौपचारिक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? तो ये सारे आपके अनौपचारिक संगठन है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन अनौपचारिक संगठन है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? औपचारिक संगठन के। ठीक है, रचनात्मक कार्यात्मक संगठन जो है ये किस प्रकार के संगठन के भाग है? तो ये औपचारिक संगठन के भाग है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? औपचारिक संगठन के भाग है आपके रचनात्मक कार्यात्मक संगठन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? ये है जॉन एम गॉस का। जॉन एम गॉस का क्या कथन है कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। संगठन जो है वो कर्मचारियों की व्यवस्था करता है ताकि उसके जो भी काम है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके उचित विभाजन द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके संगठन। तो ये आपके जॉन एम गॉस ने कहा था। फिर आता है कि नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। देखो जहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स यूज होंगे तो वो नेगेटिव ही तो होगा ना। तो आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, सैलरी काट रहे हो, तो ये सब नेगेटिव ही तो है। तारीफ कर रहे हो तो पॉजिटिव है। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपके थियो हैमन का। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता जो है वो कुशल संचार पर निर्भर करती है। ये आपके थियो हैमन ने कहा था कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। अगर आपने जितना अच्छा कम्युनिकेशन किया है तो मैनेजमेंट उतना ही अच्छा होगा। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है यह क्या कहलाता है? यह ई कॉमर्स कहलाता है। व्यवसाय में लेन देन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक तरीका यूज करोगे तो ई कॉमर्स ही तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। विपणन प्रबंध मीन्स आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का जन्म जो है अमेरिका में हुआ। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? अंतर व्यक्तिक कौशल। प्रबंधकों का
कौन सा कौशल है ऐसा, मैनेजर्स का ऐसा कौन सा कौशल है जो आपके एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मोटिवेट करता है, तो वो आपका अंतर वैयक्तिक कौशल होता है। इंटरडिसिप्लिनरी, हाँ ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। मानव संसाधन प्रबंधन जो है ये किस रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। कौन? मानव प्रबंधन किस रूप में काम करेगा? जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों के कोऑर्डिनेशन के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो मांग यानी कि डिमांड। डिमांड जो होती है किसी वस्तु के, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस को डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? प्रबंध एक जो है आपका सामूहिक प्रयास है। प्रबंध कैसा प्रयास है? सामूहिक प्रयास है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन कहलाता है। किसी कर्मचारी को वेतन, जो सैलरी वेतन दिया जाता है, तो उस वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप जो है अपनी प्रदान करना प्रोत्साहन कहलाता है। कोई भी कर्मचारी है उसे आप जो है सैलरी के अदर जो भी मोटिवेशनल जो भी कुछ दोगे वो उसको एक मोटिवेशन का काम करेगा। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है सब एक के लिए और एक सबके लिए दर्शाता है। मतलब हम सब मिलकर के एक अपने संगठन के लिए हैं और ये संगठन हमारे लिए है। एक इस तरीके की भावना होती है आपकी सामूहिक उत्तरदायित्व की। मतलब अगर संगठन का भला होगा तो हमारा भला होगा, हमारा भला होगा तो संगठन का भला होगा। फिर आता है कि अचानक से क्या परीक्षण किसका एक रूप है? नियंत्रण का। अचानक से किया गया परीक्षण, सडनली क्लोजर एंड चेकिंग बाय द एक्साइज ऑफिसर। संपत्तियों को व्यवसाय में किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? आपका ये 6% दिया जाता है। अगर वहाँ पर ऋण को डिफाइन नहीं किया गया है पहले से कि कितना ऋण देना है और वहाँ पर जो है आपकी पार्टनरशिप है तो वहाँ पर जो ऋण होता है वो 6% होता है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का कथन। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह आपके वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्तियों की दशा का एक ऐसा समूह है जो क्या करती है कि आपका जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको क्या बिहेवियर करना पड़ेगा, क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये सब कुछ बताती है। तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा था। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये उन्होंने किया है प्रत्याशता सिद्धांत। ब्रूम ने जो मोटिवेशन के लिए प्रिंसिपल दिया है, जो सिद्धांत दिया है वो है आपका प्रत्याशता सिद्धांत। ठीक है, जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? तो वो है सतत विकास की संभावना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जहाँ पर जो है प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है, जहाँ मैनेजमेंट जो है वो हायर लेवल का होता है, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो वहाँ पर जो है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता को माना जाता है। ठीक है, उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सबसे ज़्यादा सुपीरियर किसे माना जाता है? तो वो आपके उपभोक्ता को माना जाता है।
फिर आता है नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वेबर ने किया। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये आपके मैक्स वेबर ने ये सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। स्टॉक क्या है? स्टॉक जो है चालू संपत्तियों का एक भाग जो होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक क्या होता है? तो आपकी चालू संपत्तियों का एक भाग स्टॉक कहलाता है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, जो आपका उत्तरदायित्व होता है और जो प्राधिकार होता है उनमें संतुलन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस क्यों जरूरी है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है उसमें बैलेंस होना चाहिए। प्रबंध का संबंध किससे है? प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ में जो आपका मानवीय व्यवहार है उससे प्रबंध का संबंध होता है। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ में मानवीय व्यवहार से। ख्याति क्या है? ख्याति एक स्थायी एवं अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या है? ख्याति एक आपकी एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या होती है? ख्याति होती है आपकी एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति। खातों की प्रबंध को क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। खातों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? इसे प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग कहा जाता है। फिर आता है किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा में। जो कर्मचारी है उसका आपने वेतन रोक दिया क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था या छुट्टी वुट्टी ले रहा था, तो ये आपकी कैसी अभिप्रेरणा है? ये आपकी ऋणात्मक अभिप्रेरणा है लेखांकन की। अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश या शेयर जो है ये दो प्रकार के, अंश व अधिमान पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अंश या शेयर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश या शेयर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें अंश यानी कि शेयर व अधिमान पूर्वाधिकार अंश ये सब आते हैं। ठीक है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान प्रणाली द्वारा। प्रशासन के ढांचे का निर्माण जो है किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान प्रणाली द्वारा। प्रशासन के ढांचे का निर्माण जो है किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपकी पद सोपान प्रणाली द्वारा प्रशासन के ढांचे का निर्माण होता है। किससे होता है प्रशासन के ढांचे का निर्माण? पद सोपान प्रणाली द्वारा। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत हैं। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? उर्विक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। उर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत दिए हैं? 8। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो 10 सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत हैं और उर्विक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत हैं। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो वो नियंत्रण कहलाता है। कोई एक ऑब्जेक्टिव है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूहों की ओर किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रिया में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। कोई एक ऑब्जेक्टिव या फिर आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके लिए दिया गया डायरेक्शन, बैलेंस और ये सब कुछ क्या किस में होता है? ये आपके कंट्रोल में होता है। मैंने कल जब पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि ये जो स्ट्रिक्ट वर्ड्स रहते हैं, संतुलन बनाना, कंपेयर करना, नियंत्रण करना, हो निर्देशित करना, तो ये सब कंट्रोल के अंदर आते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? अनौपचारिक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? तो ये सारे आपके अनौपचारिक संगठन है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन अनौपचारिक संगठन है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है?
औपचारिक संगठन के, ठीक है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन जो है ये किस प्रकार के संगठन के भाग है, तो ये औपचारिक संगठन के भाग है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है, औपचारिक संगठन के भाग है आपके रचनात्मक कार्यात्मक संगठन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है, ये है जॉन एम गॉस का। जॉन एम गॉस का क्या कथन है कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। संगठन जो है वो कर्मचारियों की व्यवस्था करता है ताकि उसके जो भी काम है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके उचित विभाजन द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके संगठन। तो ये आपके जॉन एम गॉस ने कहा था। फिर आता है कि नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है, भय से अभिप्रेरित करना। देखो जहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स यूज होंगे तो वो नेगेटिव ही तो होगा ना। तो आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, सैलरी काट रहे हो, तो ये सब नेगेटिव ही तो है। तारीफ कर रहे हो तो पॉजिटिव है। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है, भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है, ये कथन है आपके थियो हैमन का। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता जो है वो कुशल संचार पर निर्भर करती है। ये आपके थियो हैमन ने कहा था कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। अगर आपने जितना अच्छा कम्युनिकेशन किया है तो मैनेजमेंट उतना ही अच्छा होगा। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है, यह ई कॉमर्स कहलाता है। व्यवसाय में लेन देन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक तरीका यूज करोगे तो ई कॉमर्स ही तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ, अमेरिका में हुआ। विपणन प्रबंध मीन्स सबका मार्केटिंग मैनेजमेंट का जन्म जो है अमेरिका में हुआ। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है, अंतर व्यक्तिक कौशल। प्रबंधकों का कौन सा कौशल है, ऐसा मैनेजर्स का ऐसा कौन सा कौशल है जो आपके एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेट करता है, तो वो आपका अंतर व्यक्तिक कौशल होता है। इंटरडिसिप्लिनरी हाँ ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। मानव संसाधन प्रबंधन जो है ये किस रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। कौन, मानव प्रबंधन किस रूप में काम करेगा, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन दोनों के कोऑर्डिनेशन के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो मांग यानी कि डिमांड। डिमांड जो होती है किसी वस्तु के, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल रखती है। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है। किसी कर्मचारी को अगर जो उसकी सैलरी है उसके अलावा आप जो भी कुछ दोगे तो वो उसके लिए मोटिवेशन ही तो रहेगा। वो कैश में भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, प्रमोशन भी दे सकते हो। सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दर्शाता है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व कि हम सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के लिए है ना, मतलब हम इस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमसे है। एक वननेस की फीलिंग जो होती है वो यहाँ पर है। ठीक है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है, नियंत्रण का। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है, नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, बाह्य स्रोत है। विज्ञापन जो है, एडवर्टीजमेंट जो है, इसके थ्रू बाहर के लोग ही तो कंपनी में आते हैं, वो देखते हैं जब एडवर्टीजमेंट को और फिर फॉर्म फिल करते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं और कंपनी को ज्वाइन करते हैं अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट कैसा रूप है, ये एक बाह्य रूप है। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया, तो ये ओलिवर शेल्डर ने सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में
अंतर स्पष्ट किया। प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट। इन दोनों में जो डिफरेंस सबसे पहले किसने बताया? ओलिवर शेल्डर ने बताया। उससे पहले ये दोनों एक ही माने जाते थे। और प्रशासन जो है ये टॉप लेवल का होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग भी की जाती है। और प्रबंधन जो है प्रशासन से लोअर लेवल पर होता है। प्रशासन जो है एक हायर अथॉरिटी का वर्क है, बट जो मैनेजमेंट है ये एवरी लेवल पे हो सकता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनका मेन वर्क डिसीजन मेकिंग का होता है, पॉलिसी मेकिंग का होता है। चलिए, फिर आता है कि व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? प्रबंधक। जो भी व्यवसाय है वो सफल होगा, उसकी सक्सेस या फेलियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मैनेजमेंट। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन है। प्रबंध जो है वो उसका बेस क्या होता है? उसका बेस संगठन होता है। अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट सफल नहीं हो सकता है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है प्रत्यादेश। चयन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका अंतिम चरण होता है प्रत्यादेश। फिर आता है कि किसी संदेश में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है पद सोपान सिद्धांत में। ठीक है, जो आपका पद सोपान सिद्धांत जो होता है हायरार्किकल प्रिंसिपल होता है, इसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का शेप कैसा दिखाई देता है? पिरामिड शेप में दिखाई देता है। जैसे कि टॉप पर कम लोग हैं, टॉप पर पॉइंटेड है, और बॉटम पर आपके मैक्सिमम लोग हैं और ब्रॉड है ना। ये है आपका पिरामिड। ये आपका टॉप लेवल होता है, ये आपका मिडिल लेवल होता है, और ये लोअर लेवल होता है। ठीक है, अब आता है कि जब संस्था की भविष्य में एक निश्चित या अनियमित हो, एक मिनट, हाँ, जब संस्था की भविष्य में आई निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? ऋण पत्र या व बॉन्ड। अच्छा, संस्था की आय होगा, यहाँ पर ये आई लिख गया है बाय मिस्टेक, जो आपका मिसप्रिंटिंग हो गया है। जब संस्था की जो आय है, आय कैसी हो? निश्चित या नियमित हो, फिक्स्ड हो और रेगुलर हो, तो उस टाइम पे बॉन्ड या जो है आपके डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। अगर आपको पता है, प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश है। चयन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो क्या है? प्रत्यादेश है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है फ्रेंड्स? प्रत्यादेश है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो पद सोपान सिद्धांत में। किस सिद्धांत में संगठन का आकार जो है वो पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पद सोपान सिद्धांत में संगठन का आकार जो है वो पिरामिड की तरह दिखाई देता है। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? ऋण पत्र व बॉन्ड। जब संस्था की भविष्य में जो आय है वो निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? ऋण पत्र या बॉन्ड। ऋण पत्र या बॉन्ड जो है वो निर्गमित किए जाते हैं जब संस्था की जो आय है वो निश्चित और नियमित हो। जब ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है वो फिक्स्ड और रेगुलर हो तो ऋण पत्र या बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? तो ये नियंत्रक या कंट्रोलर का वर्क है। ये देखना कि जो हमारा वर्क है वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित, नेशनल वेलफेयर के जगह पर जो रीजनल वेलफेयर है, ठीक है, ये अवस्था जो है ये किसको दर्शाती है? ये आपके विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाती है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। जो भविष्य की जो क्रिया है उसका वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? आपका प्लानिंग कहलाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको अभी प्लान करना है, तो इसे प्लानिंग कहा जाता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने दिया। किसका? क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? टेलर ने दिया।
क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने दिया। पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? सबसे निचले स्तर पर होते हैं। पर्यवेक्षीय प्रबंधक किस स्तर पर होते हैं? सबसे निचले स्तर पर होते हैं पर्यवेक्षीय प्रबंधक। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक के नाम से जाना जाता है पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को किस नाम से जाना जाता है? सबसे प्रथम श्रेणी प्रबंधक। फिर आता है सबसे निचले स्तर बोल लो या फिर प्रथम श्रेणी बोल लो। तकनीकी और नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। तकनीकी टेक्निकल और एथिकल मानदंडों के अनुसार कौन कार्य करता है? प्रबंध मैनेजमेंट जो है ये टेक्निकल और आपके नैतिक मानदंडों के अनुसार, टेक्निकल और जो आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है आपका मैनेजमेंट। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता है? ये संगठन के अभाव में। कार्य जो है वो शासकीय हो अशासकीय हो, पर ये संगठन के अभाव में क्या नहीं हो सकता है? सफल नहीं हो सकता है। जो आपका कार्य है वो चाहे शासकीय हो या अशासकीय हो, मतलब आपका जो वर्क है वो चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, बट संगठन ज़रूरी है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? पूर्व क्रिया। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? पूर्व क्रिया है। संगठन प्रशासन की पूर्व क्रिया है। किसी संगठन के निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वहाँ उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। किसी संगठन के निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वहाँ उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। किसी संगठन के निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वहाँ उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत सेंट्रलाइज संगठन माना जाएगा। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनका पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध के या मैनेजमेंट के। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध या मैनेजमेंट के। प्रबंध या मैनेजमेंट के कार्यों में सम्मिलित है समन्वय करना या कोऑर्डिनेट करना। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? यह सार्वभौमिक विशेषता है। जो प्रबंध है वो किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक विशेषता है, यूनिवर्सल स्पेशलिटी है कि जो भी मैनेजमेंट है वो किसी एक संस्था, पर्सन या देश या समाज तक सीमित नहीं है। ये यूनिवर्सल है मैनेजमेंट। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तुलन पत्र में, बैलेंस शीट में। परिसंपत्ति या देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लिखा जाता है। जो परिसंपत्ति है या जो देनदारियां हैं उसका विवरण किस में लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लिखा जाता है। लायबिलिटीज़ और एसेट्स कहाँ लिखी जाती हैं? आपकी बैलेंस शीट में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? इसे एक पेशा बनाता है। जो आपका मैनेजमेंट है उसकी स्पेशल स्टडी है वो इसे क्या बनाती है? मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बनाती है। निर्णय क्या करना क्या कहलाता है? निर्णय करना कहलाता है निर्णय। निर्णय करना क्या कहलाता है? निर्णय करना कहलाता है निर्णय। मीन्स डिसीजन लेना क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के अभाव में कठिन है। जो लीडरशिप है उसकी कल्पना किसके अभाव में कठिन है? लीडरशिप की कल्पना जो है ये आपके फॉलोअर्स के अभाव में। अगर फॉलोअर्स ही नहीं रहेंगे तो फिर लीडर जो है वो लीडरशिप किसकी करेगा? फॉलोअर्स तो ज़रूरी है ना। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? मनोबल में। प्रशिक्षण जो है आपका ट्रेनिंग है उससे किस में वृद्धि होती है? उससे मोटिवेशन में वृद्धि होती है। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? भर्ती प्रक्रिया में। जो भावी कर्मचारी हैं
उनकी खोज किस में की जाती है? तो भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। मीन्स आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भर्ती की जाती है, उनको रिक्रूट किया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? वो प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। किसी ठेकेदार के माध्यम से अगर भर्ती की जाएगी तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहलाएगा। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? नहीं, यह निश्चित विज्ञान नहीं है। क्या प्रबंध जो है वो एक निश्चित विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान की तरह? तो नहीं, यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? स्टाफ अभिकरण। जो प्रधानमंत्री ऑफिस है, पीएमओ ऑफिस है, ये किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? ये एक स्टाफ अभिकरण यानी कि स्टाफ एजेंसी माना जा सकता है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो ब्रांड धारकों को ब्रांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जब कोई कंपनी है उसको लॉस हो रहा है तो जो ब्रांड धारक है उन्हें क्या ब्रांड का जब कोई कंपनी है जब उसे लॉस होता है तो जो उस कंपनी के बॉन्ड धारक हैं, ठीक है, जिन्होंने उस कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं, तो क्या उन्हें बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है? नहीं, बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं है अगर कंपनी को लॉस हो जाता है। तो निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? यह है एकात्मकता का सिद्धांत पर। ठीक है, क्या है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो है आपका एकात्मकता का सिद्धांत। डायरेक्शन की किस पॉलिसी के अनुसार जो है आपके कर्मचारी जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डायरेक्शन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? मतलब ये है कि एक इंसान को डायरेक्शन सिर्फ एक ही इंसान देगा। ये नहीं कि किसी ने बोला कि अंदर जाओ, दूसरे ने बोला कि नहीं तुम यहीं काम करो, चौथे ने बोला कि तुम मार्केट जाओ। तो एक इंसान को इतने सारे लोग जब काम बताएंगे तो वो काम कैसे ठीक से कर पाएगा? इसलिए एक इंसान को एक टाइम पे एक ही इंसान ऑर्डर देगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं एकात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। ठीक है, फिर आता है कि पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? नकारात्मक, नेगेटिव मोटिवेशन होगा अगर ये बोला जाए कि अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण का विश्लेषण। ठीक है, जो आपके विभिन्न वित्तीय आंकड़े हैं उनका अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, प्लस उनको कंपैरेटिवली शो करते हो, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा वित्तीय विवरण का विश्लेषण। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? ये एक नियंत्रक समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है ये किस प्रकार की समिति है? नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी किस प्रकार की कमेटी है? तो एक कंट्रोलिंग कमेटी है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? कंट्रोल करने वाली। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर आता है लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? तो ये सार्वजनिक वित्त पर। लोक लेखा समिति जो है ये किस पर नियंत्रण रखती है? तो ये सार्वजनिक वित्त पर यानी कि पब्लिक मनी पर कंट्रोल रखती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिक मनी पर कंट्रोल रखती है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो है यह आपके मैनेजमेंट के प्रशिक्षण व विकास में सहायक है। मींस आपके जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कौन सहायक है? ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके मैनेजमेंट है उसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? हेल्प करता है। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? वहाँ अंकेक्षण आता है। जहाँ लेखा कर्म जो है वो समाप्त हो जाता है वहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, फिर आता है कि अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे की ओर। ठीक है, जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपका डेलीगेशन ऑफ पावर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस ओर चलेगा? तो वो नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे की ओर।
औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सत्ता का प्रभाव है वो कैसे चलेगा, वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। और अनौपचारिक में आपका नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, सॉरी मैं गलत बोल गई थी, ऊपर कि नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। और औपचारिक में आपका ऊपर से नीचे की ओर डेलीगेशन ऑफ पावर होगा। और इनफॉर्मल में डेलीगेशन ऑफ पावर कैसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। सत्ता का एक स्थान पर समेट कर ना रहना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब जो सत्ता है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, वो कई सारे लोगों के हाथ में है, तो ये है आपका विकेंद्रीकरण। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच तैयार करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। दो या दो से अधिक जो पर्सन है, इनके जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, इनका एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है, विवरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। जो बिक्री प्रबंधन है, जो आपका सेल्स मैनेजमेंट है, उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। जो आपका सेल्स मैनेजमेंट है तो वो चूज़ करेगा ना कि किस चैनल के थ्रू हमारी सेल्स बढ़ सकती है, मार्केटिंग बढ़ सकती है। फॉर्म में भरी गई बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है, कि वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का, मतलब ऑनलाइन सप्लाई करें, ऑफलाइन सप्लाई करें, सी रूट से करें, एयरलाइन से करें, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, आपका सेल्स मैनेजमेंट देखता है कि सेल्स के लिए कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है, बाहरी सूचना है। जो फॉर्म भरवाए जाते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, जो विशिष्टीकरण है एवं कुशलता, विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है, ये मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। विशिष्टीकरण यानी कि आपका स्पेशलाइजेशन, और कुशलता मीन्स आपका जो स्किल्स है, परफेक्शन है, ये संगठन का ढांचा निर्धारित कर रहे हैं। और ये चीज़ क्या बताती है कि जो मानव संसाधन में परंपरागत ढांचा, परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, मतलब कि अब ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न अप्रोच पर काम होता है। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खतौनी कहलाती है। जो रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों के, रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खतौनी कहलाती है। रोजनामचे एवं अन्य सहायक जो पुस्तकें होती हैं, उनसे जो खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खतौनी कहलाती है। किस कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। कि कोई कर्मचारी है, उसके कार्य की हमने तारीफ की, उसकी प्रशंसा की और उसे हमने कुछ अवार्ड दिया, तो ये उसके लिए मोटिवेशन है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर आपने क्या किया, ऋण कोषों का प्रयोग किया है। आपके जो फंड्स हैं, लोन फंड्स हैं, उनका यूज़ किया है, तो ये क्या कहलाता है, समता का व्यापार कहलाता है। मतलब आपकी जो स्थिर लागत है, आपकी जो कॉस्ट है वो स्टेबल है, ठीक है, उस पर आपने ऋण कोषों का प्रयोग किया है, तो ये आपने समता का व्यापार कहलाता है। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, तो ये टेलर ने कहा कि जो बजट है वो एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। ये टेलर का कथन है। टेलर का कथन क्या है कि जो बजट है वो निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। टेलर का कथन क्या है कि वो निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। टेलर का कथन क्या है कि
जो सरकार की वित्तीय योजना एक निश्चित अवधि के लिए है उसे बजट कहा जाता है। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लूथर गुलिक ने किया था पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लूथर गुलिक ने किया था। पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। ये कथन किसका है? ये जॉर्ज हाउस्टन का कथन है कि जो विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है, ठीक है, जो आपके विचारधारा का जो मस्तिष्क है वो कैसा है? वो थोड़ा जटिल है और प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। मतलब जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो जब हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं तो वो वर्ड्स की फॉर्म में ही तो बाहर आते हैं। तो ये कथन किसने दिया था? ये जॉर्ज हाउस्टन ने कहा था। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? ये भेदभाव रहित विपणन नीति है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, ठीक है, जो उनके जो भी ग्राहक हैं उनमें वो कोई डिफरेंस नहीं रखती हैं और उनकी एक जो मार्केटिंग पॉलिसी होती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? ये भेदभाव रहित है, क्योंकि वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हैं, भेदभाव नहीं कर रही हैं, तो भेदभाव रहित मार्केटिंग पॉलिसी ही तो हुई। मतलब चाहे उनका छोटा बायर हो चाहे बड़ा बायर हो, सबके लिए इक्वल प्राइस है, इक्वल अवार्ड्स हैं, इक्वल पेमेंट है, सब कुछ। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर, ठीक है। प्रबलीकरण का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किसका? प्रबलीकरण का सिद्धांत। प्रबलीकरण का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? प्रबलीकरण का सिद्धांत। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्य के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं ये विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं, ठीक है। किस स्तर के जो प्रबंधक हैं वो डिपार्टमेंटल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मध्य स्तरीय होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बाकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट माय चैनल।